जैक बोर्ड क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 4 नवंबर है और आज आप लोग का जो है सो दोस्तों भूगोल का जो है सो पेपर है। तो इसका हम लोग आंसर की आज देखने वाले हैं, है ना? तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। सारे आंसर्स को हम लोग समझते हैं ज्योग्राफी से, है ना? भूगोल से। और जो बच्चे क्लास 11th के हैं, हम आप लोगों से बोलेंगे कि आप लोग भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा, प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप झारखंड से कहाँ से देख रहे हैं। और लगातार अब आप लोग की वीडियो आएगी इस चैनल पर, ठीक है? तो 11th के बच्चे भी जो है सो हमारे से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं क्या है आंसर, है ना? सारे कुछ क्वेश्चंस के जो हैं सो आंसर क्या होने वाले हैं, वो हम लोग जानेंगे। चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। सभी का जोहार, सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, विषय भूगोल है, ठीक है? और समय आपका 1 घंटा दिया जाएगा, कक्षा 11 और पूर्णांक 20 मार्क्स का आपका पेपर है ये। देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोग के बीच में आ गया है आपके स्क्रीन पर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीय कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षावन को, या फिर कांगो वर्षावन को, या फिर विश्व के बड़े महासागर को, और इनमें से सभी को। ठीक है, भूमंडलीय कार्बन सिंक जो है दोस्तों इन सभी को मिला करके बनता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो 1 का आंसर डी कर लेंगे। सवाल नंबर 2 है कि कॉपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण में मानसूनी जलवायु को किन सांकेतिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों, कॉपेन महोदय का जो है ना वो सांकेतिक चिन्ह है AM। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। देखिए, AF है, AW है, CW है और AM है ना? तो AM आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि डी। चौथा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके। सवाल नंबर 3 देख रहे हैं क्या है कि विश्व की उच्चतम लवणता वाला जो जलीय क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो वान झील है, टर्की। ये तो नहीं होगा, मृत सागर, पश्चिमी एशिया। ठीक है, अच्छा, उच्चतम उच्चतम लवणता वाला। हालांकि लवणता तो ये सांबर झील भी आता है, लेकिन ये भारत में है। और ये क्या बोल रहा है? विश्व में। विश्व में बोलेगा तो फिर हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अगर भारत में बोलता तो सांबर होता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये उच्चतम लवणता वाला जलीय क्षेत्र, है ना? दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका कई बार आंसर ये भी देखने को मिला है, वान झील और टर्की में जो स्थापित है, और मृत सागर जो है सो ये पश्चिम एशिया में है। तो विश्व का उच्चतम अगर बात करता है तो इसमें हम लोग का जो है ना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग रिसर्च कर लें, है ना, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है सो ए भी सही लग रहा है और बी भी सही लग रहा है, इन दोनों मार नहीं सकते हैं ना। इसका आंसर जो है सो आप लोग ए कर लें, ठीक है? ए पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है, यानी वान झील टर्की में है, ठीक है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर मुझे लगता है ज़्यादा, मतलब जैसे मेरा एनालाइज है, जितना मैंने एनालाइज किया, तो ये वान झील ज़्यादा दिख रहा है, हर जगह पे ज़्यादातर वान झील आंसर आ रहा है, ठीक है? मृत झील भी कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन उतना नहीं है। और सांबर झील खाली भारत के लिए है, ठीक है? इसका आंसर ए कर ले, ठीक है? बाकी आप लोग थोड़ा कंफर्म हो लेंगे। मुझे लगता है कि ए की जो है सो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ए को मार देते हैं, है ना? चलिए, सवाल नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल चक्र का हिस्सा नहीं है? वाष्पीकरण, वर्षण, संघनन संघनन और जल योजन। देखिए, जल योजन यानी कि जल का योजना करना, ये हमारा जो है सो जल चक्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सवाल नंबर 5 है, अपभू शब्दावली का प्रयोग तब होता है जब पृथ्वी चंद्रमा से निकट दूरी पर होती है, या फिर पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो, या फिर सूर्य पृथ्वी से निकट दूरी पर हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर हो, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए, सवाल नंबर देखते हैं 6 देखते हैं दोस्तों। 6 क्या है कि जैव विविधता में समृद्ध क्षेत्र कौन है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए, सवाल नंबर 6 ओवर। बाकी दोस्तों, अब हम लोग का आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि CFC गैसों का उत्सर्जन जो है सो किन माध्यमों के द्वारा होता है? आइए सभी सब्जेक्टिव को एक सिरे से देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 का आंसर क्या है कि CFC को जो बोलते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक है? ये गैसों का उत्सर्जन मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, एयर कंडीशनर यानी कि AC, फिर एरोसोल स्प्रे, है ना, और फोम तथा प्लास्टिक जो होता है उसका निर्माण उद्योग से जो है सो उत्सर्जित होता है, ठीक है? और ये चीज़ को आप लोग लिख लेंगे। सवाल नंबर 8 में आ जाते हैं। समुद्री जल की लवणता क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, समुद्री जल में औसतन जो होती है ना लवणता 35% पाई जाती है प्रति 1000 भाग में, और उसी या फिर 3.5% होती है। इसी को बोलते हैं लवणता, ठीक है? यानी कि समुद्र के जल में नमक की मात्रा को ही लवणता कहते हैं। बाकी परसेंटेज आप लोग देख लें। चलिए, सवाल नंबर 8 भी हो गया हम लोग का ओवर। अब चलते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए, सवाल नंबर 9 क्या है? ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो क्या है कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों के जो जल होते हैं ना, वो उसके स्तर में नियमित उत्थान होता है, ठीक है, और पतन होता है, मतलब वो अप डाउन होते रहेगा वो समुद्री लहर। उसे क्या बोलता है, ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आइए 10 करते हैं। 10 में बोला जा रहा है कि जैव विविधता में हॉट स्पॉट क्या है। जैव विविधता में हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है सो है जहाँ जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है और जहाँ अनेक प्रजातियाँ विलुप्ति के खतरे में होती है। उदाहरण पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र, ठीक है। ये आपका हो गया जो है सो जैव विविधता में हॉटस्पॉट। जहाँ जहाँ पे समझ रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में जो प्रजातियाँ हैं विलुप्त होने के खतरे में है, और मतलब ख़त्म होने के कगार पे है, तो उस क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाता है। सवाल नंबर 10 भी ओवर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या है कि भूमंडलीय तापन जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है और इसके प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, सुनिएगा और समझिएगा। बोल रहा है भूमंडलीय तापमान पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस CO2 CH4 और N2O और CFC आदि की अधिकता कारण औसत तापमान में निरंतर वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीय तापन। सिंपल सा बात है कि मतलब जो हानिकारक गैस जितने भी हैं वो है सो क्या हो रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं हमारे वातावरण में, हमारे ग्रीन हाउस को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो बस भूमंडलीय तापन जो है सो वो कर रहे हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग इसको बोलते हैं हिंदी में। और इसका प्रभाव क्या है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है कि ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना, इससे क्या होता है, हिमखंड पिघल रहे हैं, यानी कि पहाड़ जो होते हैं हिमालय पिघल रहे हैं। समुद्र का तल का जो है सो स्तर बढ़ रहा है। वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि अभी अनियमित रूप से वर्षा हो रही है। रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो गया है, खतरा आ गया है, प्रभावित हो चुका है। इसीलिए अब मौसम में देख रहे हैं कि बिन मौसम बरसात हो जाता है। तो वही वर्षा का पैटर्न भी परिवर्तन हो गया हम लोग का आज के ज़माने में, है ना। सूखा, बाढ़, तूफान जैसा चीज़ जो है सो आज देखने को मिल रहा होगा आपको। ये सब चीज़ क्या है, सब ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे जैव विविधता में हम लोग जंतु आए थे, हम लोग को भी प्रभाव पड़ता है ना। हम लोग भी जो है सो प्रभावित होते हैं, हमारा लाइफ प्रभावित होता है, ये सब चीज़ है। तो ये हो गया सवाल नंबर 11 का आंसर, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब चलते हैं 12। देखिए जल चक्र क्या है, जल चक्र क्या है आप लोग सब जानते हैं, क्या है जल चक्र। देखिए क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी पर जल के वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और पुनः जलाशयों में लौटने की सतत प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। इसका आप चित्र बना सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों करीब 12 क्वेश्चन था। 12 का 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट करें, उसको हम जो है सो बताने का प्रयास करेंगे फिर से। और बाकी आप लोग दोस्तों सारे क्वेश्चन को नोट कर ले तो बेहतर होगा, है ना। तो बाकी फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी आप लोग के नए सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक यू एंड वेलकम ऑलवेज। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देगा चैनल को, और अपने जो है सो क्लासमेट्स के व्हाट्सएप ग्रुप जो भी हैं उसमें भी डाल दिया, ताकि वे लोग भी जो है सो इसका फ़ायदा ले सके। चलिए दोस्तों थैंक यू सभी को। जोहार सभी को, नमस्कार। फिर मुलाकात हो से होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।